हाँ जी, प्रभाव से पढ़ना था है ना। देखो, प्रभाव के अंदर इसकी सबसे पहले डेफिनेशन में आते हैं। अपन ने जो पहले पढ़ा था विपाक, जाठरे नग्निना युगाद यदुतेति रसांतरम, उसका श्लोक मैंने तुम्हें याद करने का बोला था। उसको याद करना वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी इवन सेकेंड ईयर में आओगे तब भी काम आएगा, वो डीजी में भी काम आएगा, चरक में भी काम आएगा। उसी तरीके से ये प्रभाव है, प्रभाव का श्लोक है। ये याद कर लो तो वो चरक वाला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो चरक वाला थोड़ा सा बड़ा है, 2 लाइन का है। इसको ज़रूर याद करना, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रभाव क्या होता है। तो देखो, रस आदि सात्मीय यद कर्म विशिष्टम तद प्रभावजम। रस आदि मतलब कौन से, जो अपन ने कल पढ़े थे, रस गुण वीर्य विपाक, ये सारे साथ में हों, मतलब एक जैसे हों, लेकिन फिर भी कर्म में अगर किसी की विशिष्टता आ जाए तो उसे हम प्रभाव बोलेंगे। देखो, अब इसको एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, यहाँ पर तो डेफिनेशन बता दी, अब आगे ये प्रभाव के एग्जाम्पल दे करके समझाएंगे कि द्रव्य के अंदर क्या क्या होता है। रस होता है, गुण, वीर्य, विपाक, है ना, ये होता है। और चौथी पांचवी चीज़ जो है वो प्रभाव, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है जो मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे रस अगर किसी का मधुर होता है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट अपन ऐसा मान लेते हैं, मतलब जनरली ऐसा देखा जाता है, तो उसका गुण जो होगा वो गुरु स्निग्ध होगा। ठीक है, उसका जो वीर्य होगा वो शीत होता है, क्योंकि उसका रस मधुर है। मधुर शीत रस वाला होता है ना, सॉरी, शीत वीर्य का होता है ना रस, इसलिए तो वीर्य उसका शीत होगा। विपाक जो होता है, विपाक भी उसका मधुर ही होता है। जनरली ऐसा देखा जाता है, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा ही होता है कि अगर किसी का रस मधुर है, हम रस देख करके बाकी की जो 3 चीज़ें हैं वो हम बता सकते हैं। अगर किसी के अंदर ऐसा ही होता है जैसा इसमें बताया, और क्या बोला, जब इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं तो उसकी दोष शामकता क्या हो गई कि भाई ये वात का शमन करेगा, है ना, वात को शमन करेगा। फिर क्या है, शीत प्रकृति का है तो ये पित्त का भी शमन करेगा। तो अगर कोई ड्रग ऐसी है जिसका मधुर रस है, और हम अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इसके आगे वाले जो रस पंचक हैं वो बताओ, तो तुम ये बताओगी कि बाय डिफ़ॉल्ट गुरु स्निग्ध होगा, शीत होगा, और उसका विपाक जो है वो भी मधुर होगा। और अगर ऐसा होता है तो उसका दोष कर्म क्या होगा कि ये वात पित्त शामक होगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है कि अगर ऐसा होता है तो हम उसको बोलते हैं समान प्रत्यारब्ध। 2 तरह की चीज़ें हैं इस प्रभाव के अंदर ही अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है कि रस आदि जो है ना, रस वीर्य विपाक, वो सारे इसी तरीके से हैं, सेम है, लेकिन फिर भी उसके जो कर्म हैं उसके अंदर कुछ अनोमली पाई जा रही है। जैसे कि अपन ने यहाँ पे अब इसको बोला कि ये कफ पित्त शामक है, लेकिन अगर कोई द्रव्य ऐसा हो जिसके अंदर ये सारी क्वालिटी हुई लेकिन फिर भी वो वात को बढ़ाने वाला हो गया, तो हम उसको प्रभाव बोलेंगे। कि इसका हम रीज़न नहीं दे सकते, इसको हम बोलेंगे कि ये प्रभाव की वजह से है। तो देखो एग्जाम्पल यहाँ पे कि एक है दंती। ठीक है, 2 ड्रग्स है अपने पास में, एक है दंती और एक है चित्रक। ये दोनों ड्रग्स होती है, आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। ठीक है, क्या होता है, ये दोनों थोड़ी उष्ण प्रकृति की होती है। चित्रक जो होता है वो बहुत ज़्यादा उष्ण होता है। तो देखो, इसमें रस गुण वीर्य विपाक सब समान होते हैं। ये कटु रस के होते हैं दोनों प्लांट। ठीक है, कटु रस का होगा, वीर्य इसका उष्ण होता है, दोनों का उष्ण होता है। अब देखो, अगर कटु रस है, हाँ सॉरी, एक मैं दूसरी चीज़ तुम्हें और बताना भूल गई कि अगर रस कटु हो गया तो मान लो, मधुर का बता दिया। ठीक है, अम्ल का भी इसी तरह से होता है। अम्ल का जो वीर्य होता है, मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, चलो सारा छोड़ो, अब इसको समझना है ना। मधुर का मैंने बता दिया कि अगर मधुर रस होगा तो गुण को छोड़ो, वीर्य उसका शीत होगा और विपाक क्या होगा उसका, मधुर होगा। ठीक है, फिर अम्ल अगर होता है तो वीर्य उसका उष्ण होगा, क्योंकि अम्ल कैसा रस है, उष्ण रस है, उष्ण गुण वाला। ठीक है, और विपाक जो होता है उसका, वो अम्ल विपाक आता है जनरली। लवण जो होगा वो उष्ण होगा, उसका विपाक मधुर होता है। तुम्हें पता है कि मधुर और लवण जो रस होते हैं इन दोनों का विपाक मधुर होता है, तो इसका मधुर होगा। साथ ही कटु अगर होगा, कटु कैसा होता है, उष्ण, तो इसका इन द्रव्यों का वीर्य उष्ण होगा और विपाक इनका सबका, कटु तिक्त कषाय में सबका कटु ही होगा। इधर तिक्त के अंदर शीत वीर्य होगा, कषाय के अंदर भी शीत वीर्य हो गया। ठीक है, समझ गए, इस तरीके से नॉर्मल चीज़ें चलती है। अब अगर ऐसा नहीं होता है, जैसा कि अभी अपन इसके अंदर देखेंगे, तो अपन क्या बात कर रहे थे, 2 ड्रग्स की, कि एक होता है अपने पास दंती, दूसरा है अपने पास चित्रक। इसके रसगुण विपाक क्या है कि ये कटु है। ठीक है, ये उष्ण है, ये भी उष्ण है, इसका विपाक कटु है, इसका भी विपाक कटु है। तो इसको क्या करना चाहिए था, जो फंक्शन ये कर रही है वो का वो फंक्शन इसको भी करना चाहिए था। लेकिन इन दोनों के अंदर नॉर्मली क्या होती है कि जो दंती है वो बहुत अच्छी विरेचक होती है।
ये बहुत अच्छा विरेचन करती है दंती। दंती मतलब जमाल घोटा होता है ना, जयपाल दंती, ये वो है जमाल घोटा जो अपन देते हैं, उसको दंती बोला है यहाँ पे। तो ये विरेचन होती है, लेकिन जो चित्रक है ये विरेचन नहीं करता, ये दीपन का काम करता है, मतलब भूख को बढ़ाने का। चित्रक एक बहुत अच्छा दीपन होता है। अपन चित्रक आदि वटी देते हैं, जब कोई अग्निमांद्य का पेशेंट आता है ना, और अगर वो पित्तज प्रकृति का नहीं हो तो हम उसके अंदर चित्रक आदि वटी देते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा दीपन का काम करता है। तो इस दोनों को, इनके रसगुण वीर्य विपाक सब कुछ सेम है, तो काम भी इनका सेम होना चाहिए था, लेकिन काम इनका सेम नहीं है, इनके काम में कुछ अनोमली आ गई है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम प्रभाव बोलते हैं। और ये प्रभाव भी कैसा है, ये देखो दो टाइप का है, कि द्रव्य जो है वो दो तरीके के हैं, एक समान प्रत्यारब्ध, दूसरा है विचित्र प्रत्यारब्ध। ठीक है, समान प्रत्यारब्ध का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ जैसा प्रिडिक्टेबल है, जो चीज़ में अभी अपन ने बताई कि ये मधुर होगा तो ये शीत होगा, इधर ये मधुर होगा, अगर ये इसी अकॉर्डिंग टू लॉ है तो उसको हम बोलेंगे समान प्रत्यारब्ध। ठीक है, विचित्र प्रत्यारब्ध का मतलब क्या होगा, विचित्र है, उसकी जो रिजल्ट है वो क्या काम करेगा, वो कोई प्रिडिक्टेबल नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, तो उसको हम बोलेंगे विचित्र प्रत्यारब्ध। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल अभी अपन ने देखा दंती और चित्रक का, इसके सारे गुण सेम थे, लेकिन फिर भी इनका काम अलग हो गया, विचित्र हो गया, तो ये विचित्र प्रत्यारब्ध के अंदर आएंगे। ठीक है, चरक ने इसी चीज़ को प्रकृति सम संवेद और विकृति विषम संवेद नाम दिया है। अब एक यहाँ पे लिखो, ये विचित्र प्रत्यारब्ध और समान प्रत्यारब्ध किसकी देनी है, अष्टांग हृदय की देन है, और कोई इसकी बात नहीं करता। चरक बोलते हैं प्रकृति सम संवेद विकृति विषम संवेद। ठीक है, ये सिर्फ अष्टांग हृदय नहीं बताया, ये टर्म सबसे पहले इन्होंने यूज़ की है। ऐसे ही अपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, सप्तदूष्याहा, दूष्य जो वर्ड है वो भी सिर्फ अष्टांग हृदय ने सबसे पहले यूज़ किया, इससे पहले किसी ने भी नहीं किया। ठीक है, तो अपन ने विचित्र प्रत्यारब्ध के बारे में यहाँ पे देखा। इसके अलावा यहाँ पे देखो कुछ और एग्जाम्पल भी दिए हैं, कि जो द्राक्षा होती है और मुलेठी होती है। द्राक्षा मतलब मुनक्का होती है ना वो, तो द्राक्षा या मार्द्विक, और एक होती है मुलेठी। ठीक है, दोनों चीज़ें, दोनों क्या होती है, वही मधुर होती है, ये भी शीत होती है, ये भी शीत, दोनों का विपाक मधुर होता है, तो इनके काम सेम होने चाहिए थे। लेकिन जो द्राक्षा है वो अपन को पता है, मुलेठी क्या काम करती है, वो विरेचन का काम करती है, सॉरी द्राक्षा जो है वो विरेचन का काम करती है, लेकिन मुलेठी विरेचन नहीं करवाती है। मुलेठी क्या करती है, छेदन का काम करती है। कफ, जिसको बहुत ज़्यादा कफ हुआ होता है या फिर गला खराब होता है, तो हम उसमें मुलेठी देते हैं उसको, क्योंकि ये छेदन करके कफ को बाहर निकाल देती है। तो इन दोनों के एक्शन अलग अलग हो गए। तो मैं क्या बताना चाह रही थी कि प्रभाव जो है वो दो तरीके से काम करता है, एक तो है समान प्रत्यारब्ध, दूसरा है विचित्र प्रत्यारब्ध। समान प्रत्यारब्ध मतलब जो जैसा प्रिडिक्टेबल है, मतलब कि रस गुण वीर्य विपाक के अनुसार उसके एक्शंस होना, उसके कर्म रस गुण वीर्य विपाक के अनुसार होना। ठीक है, और विचित्र प्रत्यारब्ध का मतलब क्या होता है कि जो उसके कर्म हैं उसमें कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, रस गुण वीर्य विपाक के अलावा वो कोई विशिष्ट कर्म दर्शाता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, उसको प्रभाव बोलेंगे, और वो क्या है, विचित्र प्रत्यारब्ध। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ पे ये विचित्र प्रत्यारब्ध के कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दो चीज़ों में कंपेयर किया है। ठीक है, देखो जैसे गेहूं है और दूसरा क्या है, यहाँ पे यव दिया हुआ है, जौ। ठीक है, तो गेहूं और यव दोनों क्या होते हैं, ये मधुर होता है, गुरु होता है, दोनों मधुर और गुरु होते हैं। तो मधुर और गुरु होने के कारण इनको क्या करना चाहिए, वात का शमन करना चाहिए। तो गेहूं तो वात का शमन करता है, लेकिन जो यव है, जो जौ है, वो वात को बढ़ाने वाला होता है, वात का प्रकोप करता है। तो ये विचित्र प्रत्यारब्ध हो गया ना, कि इसका गुण तो ऐसा था कि इसको वात का शमन करना चाहिए था, लेकिन ये वात को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो उल्टा काम कर रहा है, जैसा प्रेडिक्टेबल है वैसा नहीं कर रहा है, इसलिए विचित्र प्रत्यारब्ध है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मछली और दूध का दिया हुआ है। तो मछली और दूध दोनों क्या है, मधुर रस की है, दोनों मधुर रस की हैं, तो उसका वीर्य कैसा होना चाहिए था, जो मधुर रस की होती है उनका वीर्य क्या होता है, शीत होता है, हमें पता है। लेकिन यहाँ पे दूध तो शीत वीर्य का है, लेकिन मछली क्या है, ये उष्ण वीर्य की है। ठीक है, तो ये विचित्र प्रत्यारब्ध हो गया। दूसरा एक और एग्जाम्पल यहाँ पे सिंह और शूकर के अंदर दिया हुआ है। सिंह मतलब शेर, शूकर मतलब सुअर, तो दोनों का मधुर रस होता है, मधुर रस वाला मांस होता है। तो मधुर रस का अगर मांस होगा तो अपन ने वीर्य की अनोमली देख ली, किसमें देखी, मछली के अंदर देखी। अब विपाक बच गया, तो इसका विपाक कैसा होना चाहिए था, मधुर होना चाहिए था। तो जो शूकर है बेचारा सुअर, वो सीधा सा है, उसका तो होता है, लेकिन जो शेर है, सिंह जो है, उसका कैसा होगा, उसका कटु विपाक वाला होगा। होना मधुर चाहिए था लेकिन कटु विपाक वाला होगा। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा विचित्र प्रत्यारब्ध के अंदर, कि भाई जो कोई द्रव्य है ना, उसका रस जैसा है,
वीर्य और विपाक वो भी उस तरीके के होने चाहिए। अगर रस मधुर है तो वीर्य शीत होना चाहिए, विपाक भी मधुर होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के अपन ने एक एक एग्जाम्पल देखे कि जो रस जो है वो तो मधुर है लेकिन वीर्य क्या है, उष्ण है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मछली हो गई। और रस जो है वो मधुर है लेकिन विपाक जो है वो कटु है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सिंह हो गया। तो दोनों इसके एग्जाम्पल देख लिए अपन ने। दूसरा कर्म के भी देख लिए कि जो जहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम है लेकिन कर्म अलग है, तो कौन सा, जौ का और गेहूं का देखा अपन ने। ठीक है, इसके अलावा द्राक्षा और मुलेठी भी देखा। तो ये था विचित्र प्रत्यारब्ध। इसको अभी इतना पढ़ो, ये इतना काफ़ी है। इस चीज़ को जो मैंने बताया उसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, वो बहुत है। एक यहाँ पे है ना, एक रीज़न भी आता है कि ऐसा क्यों होता है। इसको थोड़ा सा पढ़ना, समझने की कोशिश करना, अगर तुम्हें समझ आता है तो। देखो, ये क्या कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर द्रव्य दो तरह के होते हैं, समान प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध। ठीक है, रस का उत्पादन भी महाभूत करते हैं और द्रव्य का उत्पादन भी महाभूत करते हैं। जब रस और द्रव्य के उत्पादक महाभूत एक समान होते हैं तो समान प्रत्यारब्ध है, और जब अनुकूल नहीं होते हैं तो क्या होता है, तब ये विचित्र प्रत्यारब्ध। तो देखो, जो द्रव्य था वो हमारा पांच भौतिक था, पांच महाभूत से बना था, है ना। इस द्रव्य के अंदर क्या होता है, द्रव्य के आश्रित होता है रस। तो रस भी अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि वो भी पांच महाभूतों से बना होता है। तो दोनों पांच महाभूतों के। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि मान लो जल, द्रव्य जो है वो जल और पृथ्वी प्रधान है, और उसका जो रस है वो भी जल और पृथ्वी प्रधान है, मतलब कि मधुर रस है, तब तो ये जैसा प्रिडिक्टेबल है वैसा काम करेगा, मतलब समान प्रत्यारब्ध के अंदर आएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि जो द्रव्य है वो तो जल और पृथ्वी महाभूत का है, लेकिन ये मान लो अग्नि और आकाश का है, अग्नि और आकाश महाभूत प्रधान है, तो इन दोनों के उत्पादक महाभूत क्योंकि अलग अलग है, तो महाभूत अपना काम करेगा, ये तो अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। अपन बैठ के सोचते रहेंगे कि नहीं हमारा द्रव्य तो जल और पृथ्वी प्रधान है, तो इसको तो भाई वात शामक होना चाहिए, इसको तो पित्त शामक होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे अग्नि है, यहाँ पे वायु आकाश है, इसकी वजह से क्या होगा, ये वात और पित्त को बढ़ाने वाला हो जाएगा। समझे। तो ये जो कंसेप्ट है ना कि कोई ऐसे काम कर रहा है तो कोई उल्टा काम क्यों कर रहा है, इसका रीज़न यहाँ पे ये देते हैं कि उत्पादक महाभूत अगर इन दोनों के अलग होते हैं तो अलग अलग काम कर सकते हैं ये लोग, जिसको हम बता नहीं सकते कि कौन सा महाभूत कब कौन सा काम करेगा। ठीक है, तो ये समान और विचित्र प्रत्यारब्ध के पीछे का रीज़न समझ लो कि ऐसा क्यों होता है। मॉडर्न में अपन क्या करते हैं, अभी पहले तो अपन क्या है कि प्रभाव बोल देते हैं, फिर आचार्य कहते भी हैं कि प्रभाव जो है वो अचिंत्य है। आचार्य चरक लिखते हैं कि प्रभाव के बारे में जो चीज़ें ऐसी अचिंत्य हैं, इनके बारे में ज़्यादा खोजबीन करना बुद्धिमानी का विषय नहीं है, क्योंकि जो जैसा है वैसा है, उसको ऐसे ही समझो। इस पे दिमाग मत लगाओ, दिमाग इस पे लगाओ कि तुम चिकित्सा कैसे करोगे, ये मत सोचो कि प्रभाव कैसे काम कर रहा है। तो ये फालतू की बात उन्होंने बोली थी कि इस पे दिमाग नहीं, उन्होंने ऐसा कहा कि प्रभाव को समझना और इसके बीच में बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल के अंदर जाना ये फालतू की बात है। ठीक है, लेकिन अब अपन ऐसा सबको नहीं समझा सकते। आयुर्वेद वाले हैं तो अपन बोल देंगे नहीं प्रभाव से काम कर रहा है, अभी कोई दूसरा वाला हो तो उसको बोलेंगे प्रभाव से काम कर रहा है, तो समझेंगे नहीं अपनी बात को कि क्या प्रभाव होता है, रीज़न दो। तो अपन इसमें क्या करते हैं, आजकल अपन आइसोमेरिज्म ले लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल है वो उसका स्ट्रक्चर उसका वही है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो कोई दूसरा काम कर देता है, तो हम बोलते हैं कि इसका आइसोमर उसके अंदर बन जाता है और वो आइसोमर है, वो इसका दूसरा एक्शन कर रहा है। खैर वो आगे वाली बात है, बाद में करेंगे। अभी समझना कि इसको हम मॉडर्न में आइसोमेरिज्म से ले लेते हैं। तो अपना ये 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया फाइनली। अब 10 चैप्टर देखेंगे, रस भेदिए। तो देखो, लास्ट चैप्टर में आचार्य ने अपन से प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हें द्रव्य गुण वीर्य विपाक प्रभाव सब बताएंगे, जहाँ पे इन्होंने रस नहीं बताया था, रस का बोला था हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आगे अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं, इन्होंने पूरा चैप्टर दे दिया इस नाम से। क्या है, रस भेदिए, मतलब इसमें रस के भेद बताएंगे। इससे पहले वाला कौन सा था, द्रव्यादि विज्ञानी, उसमें सारे द्रव्य के अंदर कौन कौन सी रस पंचक आते हैं उसके बारे में बात की। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे रस की बात की है कि दो महाभूतों की उल्बणता अधिकता से, रस कैसा होता है, पंच भौतिक होता है हर रस, लेकिन फिर भी दो महाभूत की अधिकता से इन सब रसों की उत्पत्ति होती है। अब जो बच्चे श्लोक याद करना चाहते हैं वो श्लोक याद करो, वरना इसका जो महाभूत संगठन है वो ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखो क्या है ट्रिक, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये होता है ना। तो JPPAJAAAP, जप पाजा आम आदमी पार्टी। ठीक है, इसमें लास्ट में कटु तिक्त कषाय जो है ना, इसमें लास्ट में वायु सभी में कॉमन आएगी, तो सबके साथ में वायु लगा दो, जप पाजा आम आदमी पार्टी। ठीक है, मधुर का जल और पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, फिर अग्नि आ गया, इसमें पृथ्वी और अग्नि, यहाँ पे अग्नि
AG कर देना, आकाश और अग्नि में कन्फ्यूज हो जाओगे। वैसे आकाश सिर्फ एक के अंदर आता है, तिक्त रस के अंदर आकाश आता है, बाकी आकाश कहीं नहीं आएगा। फिर लवण है तो जल और अग्नि हो गया। कटु तिक्त कषाय, इन सब में वायु तो कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या है, कटु के अंदर अग्नि है, तिक्त के अंदर आकाश है, ये आकाश है, और ये अपना पृथ्वी हो गया। अब इसको ट्रिक से तो याद है, लेकिन इसको है ना डायरेक्ट भी याद करने की रखना, क्योंकि एकदम से ये ट्रिक तो ऐसा है कि अगर भूल जाओ तो याद कर लो, लेकिन इसको हमेशा डायरेक्ट याद करने की कोशिश करना कि कोई तुम्हें पता चलेगा कि कोई रस किस तरीके से काम कर रहा है। देखो मधुर को अपन ने क्या बोला था कि बहुत भारी होता है, ठीक है, भारी होता है, तो सारे भारी वाले जो महाभूत है वो इसके अंदर आ गए। देखो जल और पृथ्वी ये दोनों सबसे भारी थे, गुरु थे, तो ये इसके अंदर आ गए, ठीक है, मधुर क्लियर हो गया। फिर आता है अपना अम्ल और लवण, ठीक है। अम्ल क्या होता है, थोड़ा चरपरा सा लगेगा, अम्ल एकदम खट्टा सा लगता है और तीखा तीखा सा लगता है थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा ही थोड़ा लवण भी होता है। तो इसके अंदर क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर अगर अपन अग्नि को मिला देते हैं तब तो बनेगा अम्ल, और जल के अंदर अग्नि को मिला देते हैं तो बनेगा लवण, ठीक है। इसको तुम जैसे भी सोच करके याद करना चाहो कर सकते हो। वैसे ट्रिक तो है ही। फिर आता है कटु तिक्त कषाय। इसके अंदर एक याद रखो कि जो भी उष्ण रस है, जिसमें भी, जिसको भी मुंह में लेने से उष्णता का लगे, है ना, उसके अंदर, सबके अंदर अग्नि महाभूत होगा ही होगा, तो अपने कटु के अंदर बिल्कुल होगा ही होगा, ठीक है। इधर तिक्त और कषाय जो बेचारे हैं वो उष्ण नहीं होते, ये शीत रस होते हैं। मधुर तिक्त कषाय शीत होते हैं, इसलिए यहाँ पे अपने अग्नि नहीं आएगा। अग्नि किसके अंदर, अम्ल में है, लवण में है, और एक कटु रस के अंदर है। कटु के अंदर क्या है, वायु सबके अंदर कॉमन होती है, तो यहाँ पे अग्नि आ जाएगी। कटु मतलब तीखा, तो तीखा है तो वो जलेगा, इसलिए यहाँ पे अग्नि होगी ही होगी। फिर क्या है, तिक्त। तिक्त जो रस होता है ना, इसकी स्पेशलिटी है कि ये सबसे हल्का रस होता है। इन सभी के अंदर जो सबसे हल्की अगर बात करेंगे, सबसे लाइट जो है, सबसे लघु जो होगा वो यहाँ पे तिक्त होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका महाभूत देखो वायु है और साथ में आकाश है, जिसका कोई भार ही नहीं होता, ठीक है। तो ये सबसे हल्का महाभूत होगा, और सिर्फ इसी के अंदर आकाश है, बाकी किसी में आकाश नहीं है। फिर कषाय है, कषाय क्या है, इसमें वायु और पृथ्वी। देखो ऊपर कटु के अंदर तो अग्नि आ गया क्योंकि ये जलता है मुंह में। फिर इसके अंदर क्या है, दोनों जगह वायु है, ये याद हो गया। एक के अंदर आकाश है, एक के अंदर पृथ्वी है। तो जो नीचे, पृथ्वी नीचे होती है ना, तो इस नीचे वाले के अंदर पृथ्वी आएगा, इसके ऊपर वाले में आकाश, क्योंकि ऊपर होता है तो ऊपर वाले में आकाश आएगा। तो ट्रिक से भी हो गया ये, और इसको डायरेक्ट याद करने वाला भी हो गया। तो इसको जरूर याद रखना, इसको भूलना नहीं। कल मैं पूछूंगी, आज तो मैंने पूछा नहीं है, कल मैं 9th और 10th चैप्टर दोनों साथ में पूछूंगी, ठीक है। तो ये तो याद करना ही करना बिल्कुल, श्लोक भले अभी करो नहीं करो। इन 6 का महाभूत संगठन कल सबको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे ये अलग अलग रस के कुछ लक्षण बताएंगे। इसमें से एक दो क्वेश्चन एक बार हमारे पूछ लिया था, क्योंकि हमारे उस वक्त है ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। अब तुम्हारे MCQ आते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत कुछ MCQ वाला ही पूछेंगे, 2 मार्क्स के तो आते नहीं है। तो ऐसे तुम्हारा नहीं आएगा कि इस रस के जो है वो लक्षण बताओ। इसमें क्या है, कुछ एक निकाल दो और उनको अलग अलग करके और याद कर लो। कुछ एक निकाल दो मतलब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी जिसको निकाल लेना और साइड में रख लेना। जैसे मधुर लिखा, यहाँ पे इधर मधुर लिखा और इसकी ये 3 बातें यहाँ पे लिख ली, बस 3 से ज़्यादा नहीं, किसी के अंदर भी इतनी याद कर लो, ठीक है। बस हर एक रस की ऐसे 2-3 बातें निकाल के याद कर लो। तो यहाँ पे देखो मधुर रस का लक्षण है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये, प्रिय पिपीलिका आदि नाम। पिपीलिका मतलब चींटी, चींटियों को प्रिय होता है। तो ये बात तो कोई बताने वाली नहीं है, ये ऐसा डम क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि पिपीलिका को प्रिय ये कौन से रस का लक्षण है, तो ऑब्वियसली ये मधुर का ही होगा, ठीक है। तो इसको इसी से याद रखो कि पहले यहाँ पे चींटियाँ आ जाती है। चींटियाँ कब आती है, जब वो किसी कपड़े पे लग जाता है ना। तो देखो वक्त्रम अनुलिम्पति, वक्त्रम अनुलिम्पति। वैसे वक्त्र का मतलब क्या होता है, मुख होता है, लेकिन वक्त्र को तुम वस्त्र समझो कि मधुर रस अगर किसी के वस्त्र पे लग जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे चींटियाँ आ जाती है, ठीक है। तो 2 चीज़ ऐसे याद हो गई कि मधुर रस वस्त्र पे लगने पे चींटियाँ आ जाती है, और वक्त्रम अनुलिम्पति का मतलब क्या है, मुख पे चिपक जाता है, मुंह पे उपलेप हो जाता है। अपन बोलते हैं ना मीठा खाने के बाद मीठा मुंह लग गया, फिर कुछ चरका सा खाने का चाहिए तो मुंह लगने वाला, बस ये वही बात है वक्त्रम अनुलिम्पति। आस्वाद्यमानो देह से छोड़ो, लादनो और अक्ष प्रसादन, ये अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है। लादन करता है, प्रसन्नता करता है, और साथ में अक्ष प्रसादन मतलब अक्ष मतलब क्या, आंखें नहीं, अक्ष का मतलब यहाँ पे पूरी इंद्रियों से है। तो इंद्रियों का प्रसादन करने वाला, इंद्रियों को स्वच्छ करने वाला होता है। जब अपन मीठा खाते हैं तो एकदम दिल खुश हो जाता है ना, गार्डन गार्डन हो जाता है। तो ऐसे कहते हैं कि सारी इंद्रियां जो है वो प्रसाद स्वच्छ हो गई है। तो क्या था, वक्त्रम अनुलिम्पति, फिर प्रसादन,
किसका, इंद्रियों का प्रसादन। और लास्ट में इसमें क्या आ जाती है, पिपीलिका आ जाती है। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये याद करोगे। उसके बाद में आता है अम्ल रस। तो अम्ल रस खाओगे, इसके अंदर अम्ल रस जो खाओगे ना, इसमें सारे ऊपर ऊपर वाले लक्षण आएंगे, मतलब आँख नाक कान मुंह, बस इतने तक ही आएगा। इसमें अंदर सिस्टमेटिक जो इफेक्ट है वो इसका नहीं आ रहा है। देखो क्या आएगा कि अगर अम्ल रस का आस्वादन किया जाए तो क्या करेगा, शालयते मुखम। शालन करना मतलब कि धोना, मुख को धोता है। तो जब हम खाते हैं खट्टा, रोचन का काम करता है ना, अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा सेलेब्रेशन होता है, उससे क्या होता है, मुंह साफ हो जाता है। इसको कहते हैं कि शालयते मुखम, के मुंह धुल गया। फिर क्या है, मुख से स्राव निकलने के कारण मुख की धुलाई हो जाती है। और रोम हर्ष और दंत हर्ष करता है। फिर क्या करता है, हर्ष करता है और आँख और भौं को संकुचित करता है। तो देखो अंदर अंदर इधर आ गए, फेस के ऊपर ही आ गए इसके सारे। आँख और भौं जो होती है वो कैसी संकुचित हो जाएगी। मुंह के अंदर क्या होगा, मुंह में शालन होगा, तो मुंह धुल जाएगा। और साथ में क्या होगा, दांतों के अंदर क्या होगा, हर्ष होगा। तो सारे तीनों लक्षण जो इसके, ये ऊपर वाले आए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये अक्षी भ्रू विकोचन निकोचना, यक्षी भ्रू निकोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शालयते मुखम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शालयते मुखम जैसा ही एक लवण रस के अंदर भी आएगा, अक्षी भ्रू निकोचनम के जैसा कटु रस के अंदर आएगा। कि जब अपन तीखा खाते हैं तब भी अपन ऐसे मुंह बनाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये दो चीज़ें पूछी जाती है, इसलिए इसको याद रखना। अब आगे लवण रस पढ़ेंगे। लवण रस में देखो, स्यंदयति आस्यम, स्यंदन करना मतलब वही जो इसका शाल्यते मुखम का अर्थ था, सेम वही अर्थ यह स्यंदन का भी है। स्यंदन मतलब अ, बहुत सारे पानी से किसी चीज़ को साफ करना, तब अपन उसको स्यंदन बोलते हैं। तो ये क्या करता है, लार टपकाने का काम करता है लवण रस, ठीक है। तो स्यंदती आस्यम। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका ये है, कपोल गल दाह कृत, ठीक है। यहाँ कटु रस के अंदर आओ, देखो कटु रस में क्या बोला, कपोलो दहती विच, दोनों के अंदर, इसके अंदर कपोल मतलब गाल और गले दोनों प्रदेश में दाह होता है। कटु रस के अंदर क्या होता है, सिर्फ गाल में, कपोल में दाह होता है। तो ये चीज़ बहुत पूछते हैं कि कपोल अगल में दाह, और अपन इसको क्या करते हैं, भोले में ना कटु कर देते हैं कि गला भी जलता है, मिर्ची खाते हैं तो गाल भी जलता है, तो ये इसका होगा। लेकिन ये किस में है, ये लवण रस में है। सोचो नमक खाने से गला और गाल जल रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है कि जिसके अंदर सिर्फ कपोल आएगा वो तो कटु का हो गया। कपोल के साथ में गला भी आ जाएगा। देखो गल, ये खुद कह रहा है ल से लवण, ठीक है। जहाँ पे गला आएगा वहाँ पर ल से लवण आएगा। तो इन दोनों, अगर ये दोनों चीज़ें आती है तो लवण आ जाएगा, और सिर्फ कपोल आएगा तो कटु आएगा। अब जो अच्छे बच्चे होंगे वो यहाँ पे ऊपर इधर ये चीज़ लिखेंगे कि सिर्फ कपोल गल दाहकृत किसके अंदर है, कपोलो दहतीव च किसके अंदर है, ठीक है। फिर साइड में ट्रिक भी लिख लेना कि यहाँ पे क्योंकि ल आता है गले का ल, तो ये लवण रस का आएगा, ठीक है। ऐसे अक्षी भूनि कोचना बताया मैंने तुम्हें। अब तिक्त रस के अंदर आते हैं। तिक्त रस तिक्तो विषदयति आस्यम, ये क्या करता है, शाल्यते मुखम। ये क्या करता है, स्यंदन करता है। ये जो है वो मुख को विशद मतलब कि स्वच्छ करता है। स्वच्छ कैसे करता है, अपन ने क्या देखा था, तिक्त रस का महाभूत संगठन क्या था, आकाश और वायु था। ये क्या करते हैं, ये कफ शामक होता है, कफ को कम करने वाला होता है, कफ का शोषण करने वाला होता है। तो बेसिकली क्या करता है, अभी आगे तुम इसके कर्म में पढ़ोगे कि ये खुद अरुचिकर होता है। कड़वा रस किसको अच्छा लगता है, अरुचिकर होता है, लेकिन फिर भी खाने में रुचि को बढ़ाता है। इसका रीज़न क्या होता है कि जीवा, जो अपनी ये जिह्वा है, इसके ऊपर ये ऐसे कफ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अपने जो टेस्ट बड है वो किसके ऊपर, उसके ऊपर सारा कफ ही पड़ा है। तो अपन को पूरा अच्छी तरीके से खाने का टेस्ट नहीं आएगा, तो खाने के अंदर रुचि नहीं होगी। ये क्या करता है, क्योंकि तिक्त रस आकाश और वायु प्रधान होता है, तो ये कफ को कम करता है, ये कफ का शोषण कर देता है, ऊपर से यहाँ पे कफ को हटा देता है। कफ को हटा देता है तो जीभ साफ हो गई। अब ये जो बड्स थे, वो टेस्ट बड थे, वो एक्सपोज हो गए। अब अपन को खाने का टेस्ट अच्छे से आएगा, इसलिए ये खाने में रुचि उत्पन्न करता है। और इसीलिए यहाँ पे बोला है ये मुख को स्वच्छ करता है। किससे स्वच्छ करता है, कफ से स्वच्छ करता है। ऐसे नहीं तिक्त रस खा लो तो ब्रश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्रश तो करना है, लेकिन जो कफ ऊपर इसके ऊपर जीवा के ऊपर जमा हुआ है, इसको साफ करने का काम करता है। इसीलिए याद करो, सेकंड चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो अपने पास में दंत पवन था, धातुन जो था वो कौन सा था, कटु तिक्त और कषाय रस का था, ठीक है। उसके अंदर तिक्त भी आ रहा था ना, तिक्त इसीलिए आ रहा था। तो विषय देती आस्यम रसनम प्रतिहंती च, क्या कहता है, रस ग्रहण शक्ति को तात्कालिक रूप से नष्ट कर देता है। जब अपन कुछ कड़वा खाते हैं एक बार, ठीक है, तो उसके बाद में कोई भी चीज़ खा लो, कोई भी अच्छी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा। जैसे
ककड़ी वगैरह काटते हो, घर में सब्जी बनाते हो, तो एक कड़वी ककड़ी आ जाती है तो आगे वाली सब ऐसे लगता है कि सारी कड़वी हैं और कोई टेस्ट ही नहीं आता। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। इसमें रसनम प्रतिहंती बहुत नॉर्मल है, लेकिन ये पूछा जाता है, तो रसनम प्रतिहंती एक बार देख लेना, बाकी इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कटुरस आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, देखो कि उद्वेजयति जिह्वाग्रम, कटुरस खाने से जिह्वा के अग्रभाग में उद्वेजन मतलब चिमचिमाहट होती है। खाते ही सबसे पहले जीभ का कौन सा पार्ट इसका टच होगा, आगे वाला ना, तो आगे वाली जीभ में चिमचिम शुरू हो जाएगी, तो चिमचिमा शुरू हो जाएगी। साथ में क्या है, श्रावयति अक्षिनासास्यम, आँख नाक और मुख से श्राव करवाता है। आँख अक्षिभ्रू निकोचनम किसके अंदर था, जिसमें हम संकोच करते थे, वो कौन सा था, खट्टा था। जब हम बहुत ज़्यादा खट्टा खाते हैं, नींबू खाते हैं, तो कैसे आँखें एकदम ऐसी हो जाती है, तो अक्षिभ्रू निकोचनम था अम्ल रस के अंदर। और स्राव करवाने वाला जो है वो कटु रस के अंदर होगा, क्योंकि पानी कब निकलेगा, जब कुछ तीखा खाएंगे। ठीक है, तो स्राव यहाँ पे आ जाएगा। फिर कपोलो दहतीविच, एक क्या था, कपोल गल दाहकृत, जो कि अपना लवण रस के अंदर था। तो ये दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, अक्षिनासाग्रम श्राव्यति और एक कपोलो दहतीविच। अब कषाय रस आ गया। कषाय रस का क्या काम होता है, कषाय रस हमेशा स्तंभन का काम करता है। महाभूत संगठन इसका क्या है, पृथ्वी है, जड़ता उत्पन्न करता है, स्तंभन का काम करता है ये हमेशा। ठीक है, कहीं पर अगर ब्लड बह रहा हो तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, फिटकरी लगाते हैं। जो लोग शेविंग करते हैं बॉयज़, ठीक है, उनमें अगर कट लग जाता है तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे फिटकरी लगाते हैं, या फिर कहीं पे भी लग जाती है तो अपन लगाते हैं, क्योंकि वो कषाय रस की होती है। वो क्या करती है, ब्लड को जमा देती है वहाँ पे, उस चीज़ को हम बोलते हैं स्तंभन। ठीक है, किसी चीज़ को वहीं पर ही जकड़ के रखना, तो जकड़ने का जो काम है वो कषाय रस करता है। तो देखो ये क्या करता है, इसका क्या लक्षण हुआ कि कषायो जड़िए जिह्वाम, जिह्वा को स्तंभित कर देता है, जकड़ देता है। इसमें क्या है, इसका लक्षण बताते हैं कि कषाय रस अगर खाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे जीभ मोटी हो रही है, क्योंकि वो ही जकड़ जाती है, तो अपन को ऐसा लगता है जीभ और गला जो है वो मोटा मोटा होता जा रहा है। सेकेंड ईयर में डीजी के अंदर आप गार्डन में जाओगे ना, तो सर आपको अलग अलग पत्तियाँ खिलाएंगे, खिला खिला के फिर पूछेंगे कि बताओ मुँह पे उपलेप लग रहा है नहीं लग रहा है, बताओ अक्षिभ्रूर संकोचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर ये कषाय रस वाला खिला के बोलते हैं कैसा लग रहा है कि जीभ मोटी हो रही है, तो अपन को वहाँ पे सब कुछ पहचानना पड़ेगा। उसके लिए अच्छा ये है कि आप ये जो रस है उसके लक्षण का श्लोक याद कर लें सारे बच्चे। याद वैसे इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है प्रॉफ के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन मैं कहूँगी कि याद करो, सही रहेगा। अगर हिंदी में याद करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि मुख में उपलेप कौन से रस के अंदर आता है, अक्षिभ्रू निकोचन कौन से रस में आता है, जो जिह्वा में जाड्यता है वो किसके अंदर आती है, किसकी वजह से आती है, तो वो कषाय रस से आती है। ठीक है, फिर है कंठ स्रोतो विबंधकृत, कंठ और स्रोतस में विबंध उत्पन्न करने वाला होता है। जो कषाय रस है ना, ये बहुत ज़्यादा वात को बढ़ाता है, प्रबल वात को बढ़ाने वाला होता है, ये रुक्ष होता है। ठीक है, शीत भी होता है, तो ये वात को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, इस वजह से ये स्रोतस्व में विबंध भी करता है, जहाँ जहाँ वात होगी वहाँ वहाँ विबंध होगा। तो अपन ने 6 रस देख लिए, 6 रस के लक्षण देख लिए। ठीक है, और क्या देखा, इसका महाभूत संगठन क्या होता है। अब अपन सभी रसों के अलग अलग कर्म देखेंगे कि कौन सा रस जो है वो ही कौन सा कर्म करता है। तो जैसे भी अपन कर्म देखो ना, तो उसमें क्या करो, ऐसे क्लासीफाई कर लो कि दोष कर्म, फिर धातु कर्म। इसके अलावा अगर तुम्हें मल कर्म पता चलता है तो इसके अंदर मल कर्म नहीं बताया हुआ है, चरक में मल कर्म भी बताया हुआ है, मतलब मूत्र पुरीश और स्वेद पर ये कैसा काम करेगा, तो मल कर्म भी आता है, तो उसको तुम जाने दो। दोष और धातु याद रखना बस। फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रखी है, तो लास्ट में अपन एक्स्ट्रा चीज़ मेंशन करेंगे। और सबसे एंड में कि अगर किसी रस को अपन ने बहुत ज़्यादा सेवित कर लिया, जैसे मधुर रस अच्छा तो होता है लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा कर लिया, तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो लास्ट में ये आएगा। तो सारे जो 6 रस है ना, इसको अपन ऐसे ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन मधुर रस की बात करते हैं। मधुर रस का दोष कर्म, दोष कर्म तुम बताओगे क्या होता है, किस कौन से दोष का शमन करेगा और कौन से दोष को बढ़ाएगा। तो देखो ये वात और पित्त, ठीक है, वात और पित्त इन दोनों को शमन करने वाला होता है। साथ ही किसको, कफ को बढ़ाएगा, तो अपन को वो नहीं लिखना, किसको शांत करेगा वो चीज़ लिखनी है। ठीक है, ये ऐसा क्यों करेगा ये मैंने बता दिया। मधुर तिक्त कषाय जो तीनों होते हैं, ये तीनों रस ऐसे हैं जो कि पित्त का शमन करने वाले होते हैं शीत वीर्य के कारण। और मधुर रस वात का शमन क्यों करता है, क्योंकि ये गुरु होता है। ठीक है, तो दोष कर्म तो ये हो गया। फिर अपना धातु कर्म, धातु कर्म का मतलब जो 7 धातुएं हैं उसके ऊपर ये क्या काम करेगा। तो देखो इसके अंदर पढ़ो,
मधुर जन्म से साथ में होने के कारण धातु में प्रबल बल उत्पन्न करता है, मतलब धातु का बढ़ाने वाला हो गया, तो धातु को बढ़ाने वाला है, धातु वर्धक हो गया। साथ ही क्या है, ओज के लिए प्रशस्त है। अगर धातु को बढ़ा रहा है, फिर तुम याद रखो कि धातु, सभी धातुओं का सार क्या होता है, ओज। तो ये साथ ही साथ किसको, ओज को भी बढ़ाता है। ठीक है। फिर धातु की एक उपधातु होती है, देखो यहाँ पे स्तन्य भी लिखा हुआ है। ये मैंने पहले ही लिख लिए थे। इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ना और उसके बाद में जो 3 कैटेगरी बताई, उस 3 कैटेगरी के अंदर इसको सेट कर देना कि कैसे क्या करोगे ना। तो अपन ने धातु देख लिया, धातु का सार देख लिया। फिर एक उपधातु भी आती है, कौन सी, स्तन्य होती है, रस की उपधातु होती है, तो ये स्तन्य को भी बढ़ाने का काम करता है। तो ये इसका धातु कर्म हो गया कि ये इन 3 चीज़ों को बढ़ाएगा। ठीक है। इसके अलावा अपन ने क्या बोला था कि अपन इसके में अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट ऐड करेंगे। स्पेशल पॉइंट इसका क्या है कि ये जन्म से साथ में होता है, इसीलिए धातु को बढ़ाता है। तो पहला इसका स्पेशल पॉइंट क्या है कि ये साथ में होता है, कब से, जन्म से। क्योंकि जब अपन बच्चा पैदा होता है, तो अभी आयुर्वेद में अपन क्या कराते हैं, पैदा होते उसको स्वर्ण प्राशन करा देते हैं। अभी मॉडर्न में ऐसा नहीं होता, तो अपन क्या कहते हैं, उसको कलोस्ट्रम, दूध पिलाते हैं। तो जो दूध का रस होता है वो क्या होता है, मधुर। तो जन्म से उसको मधुर रस दे रहे हैं अपन, इसलिए वो साथ में होता है, वो बॉडी में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। तो ये इसका प्लस पॉइंट हो गया जो अपन को याद रखना। अब ऐसा है कि मधुर रस बहुत अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती। अगर इसको बहुत ज़्यादा खा लो तो क्या होता है, तो कौन सी दोष को बढ़ाएगा, ये कफ को बढ़ाता है। ठीक है। साथ ही मधुर रस अगर बहुत ज़्यादा खा लो तो मेद धातु को भी बढ़ाता है, तो कफ को बढ़ाएगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा, मेद धातु को भी बढ़ाएगा, क्योंकि मोटे हो जाते हैं ना, मीठा खाने से, बोलते हैं ना मीठा नहीं खाओ मोटे हो जाओगे, तो मेद धातु को बढ़ाएगा। इसकी वजह से इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया। जैसे इसने कफ को बढ़ाया, वैसे इसने क्या किया, अग्नि को कम कर दिया, तो ये अग्नि मांद्य करेगा। अब अग्नि मांद्य से जितने भी डिसऑर्डर तुम्हें पता है, सारे गैस्ट्रिक डिसऑर्डर जो है वो तुम इसके अंदर लिख सकते हो। इसके अलावा इसमें क्या दिया हुआ है, देखो, स्थौल्य हो जाएगा, अग्निमांद्य हो जाएगा, संन्यास मतलब कोमा, ये जाने दो, संन्यास छोड़ो, प्रमेह, बहुत ज़्यादा मीठा खाएंगे तो प्रमेह हो जाएगा, डायबिटीज़। ठीक है। तो डायबिटीज़ लिख सकते हो। इसके अलावा क्या है, गंड रोग, गलगंड, गलमाला, ये जो है ना गॉइटर के फॉर्म समझ लो, इसको स्क्रॉफुला बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लिम्फेटिक्स जो होती है ना, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ये गले के चारों तरफ लिम्फेटिक में स्वेलिंग आकर के ये इस तरह का अपीयरेंस बन जाता है, नेक बीड अपीयरेंस बोलते हैं इसको। तो चारों तरफ ऐसे स्वेल आ जाती है ना, और ये माला जैसा लगता है, इसलिए अपन इसको गंडमाला बोलते हैं। तो ये जाने दो, प्रमेह देख लो, स्थौल्य देख लो, अग्निमांद्य देख लो। ठीक है। बस इतना काफ़ी, इतना तुम्हें याद रह जाएगा। तो मधुरस के अंदर ये चीज़ें थी जो अपन को पढ़नी थी। बाकी पैराग्राफ रीड करना और देखना, तुम्हें जो चीज़ें इसमें अच्छी लगे, याद होती हो, वो कर लो। बाकी ये जो बताइए तो करना ही। अब एक बार है ना, इसको वापस ज्वाइन करना, अभी थोड़ी देर में वैसे भी बंद हो जाएगी। ठीक है।